गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो नया टेस्ट पेपर नंबर है वो हमारे पास है 024886। आज हम इसके क्या करते हैं, मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास DI का है। The given bar diagram represent the number of the person who have taken an insurance policy on the y-axis and the year of the purchase of the insurance policy on the x-axis। हमें कह रहा है कि ये जो दंड आरेख है y-axis पर उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन लोगों ने ये पॉलिसीज परचेज करी और x-axis पर उनका ईयर दिखाता है। क्वेश्चन हमें क्या बताना है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द पर्सन हु हैव टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सक्लूडिंग द ईयर 2012। 2012 को छोड़कर बाकी सबका हमें क्या करना है, एवरेज बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, 2012 वाले नंबर को छोड़ देना है, बाकी सबका हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो बाकी सबका अगर अपन एवरेज निकालें तो क्या है, पहले साल 54, फिर नेक्स्ट हमारे पास 65, 72, 84 और नेक्स्ट हमारे पास 85। इन सब का अगर अपन यहाँ से टोटल कर ले तो क्या आ जाएगा, 0, कैरी आ जाएगी 2, 11, 13, 20 और 36। हमारे पास कितनी ईयर है, 5 साल। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। 360 में अगर 5 का भाग दे दे तो क्या आ जाएगा, 72। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 2012 को छोड़कर बाकी सबका एवरेज हमारे पास कितने हैं, 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। सॉरी, द HCF ऑफ टू नंबर इज 21, LCM इज 840, वन ऑफ द नंबर इज 147, देन द अदर नंबर इज। हम लोग इतनी सी बात जानते हैं कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स के LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। दोनों में से एक संख्या हमें दे रखी है 147, दूसरा नंबर नहीं पता। दोनों का LCM हमारे पास 840 और HCF हमारे पास कितना है, हमें HCF दे रखा है 21। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर अपन देखें 21 से अगर इसको काट दें तो 21 से चला जाएगा एक बार, ये चला जाएगा 7 बार। तो B की वैल्यू क्या आएगी, 840/7, 840/7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 120। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 53 पर। 53 कह रहे हैं, ए शॉपकीपर ऑफर द फ्लोइंग 3 स्कीम। स्कीम 1 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 25%। स्कीम 2 बाय 5 गेट 3 फ्री। स्कीम 3 बाय 4 गेट 6। विच स्कीम इज द बेस्ट फॉर कस्टमर। फर्स्ट स्कीम को अगर अपन देखें तो 15% और 25% के 2 डिस्काउंट है। इन दोनों का अगर अपन नेट डिस्काउंट निकालें तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी माइनस में A इंटू B/100। नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी माइनस AB/100। तो ये 15 से चला जाएगा 25 से क्या 4 पर, 15 प्लस 25 40 माइनस में 15/4 का मतलब 3.75। तो क्या जाएगा 36.25%। तो पहले में उनको 36.25% का डिस्काउंट मिल रहा है। स्कीम सेकंड की अगर अपन बात करें, वो में यहाँ पर फ्री आर्टिकल दे रहे हैं। तो अगर अपन यहाँ से फ्री आर्टिकल की अगर बात करें तो फ्री आर्टिकल को अगर अपन डिस्काउंट परसेंटेज में बदलते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्री आर्टिकल्स अपॉन में टोटल आर्टिकल्स इनटू में 100%। तो सेकंड वाले को अगर अपन देखें तो फ्री आर्टिकल है 3, टोटल आर्टिकल कितने 8, परसेंटेज में चाहिए इनटू करा 100% से। तो 3/8 क्या जाएगा, 37.5%। तो स्कीम 2 के अंदर उसको डिस्काउंट मिल रहा है 37.5% का। और स्कीम थर्ड की अगर अपन बात करें तो थर्ड में हमें कह रहा है बाय 4 गेट 6। 4 खरीदो 6 मिलेंगे, इसका मतलब फ्री आर्टिकल कितने हैं, 2। टोटल कितने में से, 6 में से। परसेंटेज में चाहिए इनटू करा 100% से। 2/6 या 1/3, 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3%। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट उसे किस में मिल रहा है, 37.5%।
स्कीम क्या आ जाएगी? सेकंड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। सेकंड स्कीम के अंदर उसे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। हिंदी में हमारे पास ये क्वेश्चन हाइड है तो मैं आपको ये रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये अब आपको हिंदी में क्वेश्चन दिखने लग जाएगा साथ में। स्कीम सेकंड के अंदर 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ और थर्ड के अंदर 4 खरीदो 6 पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 54 पर। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10:11। द गेन परसेंटेज इज 10:11 में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखे। तो यहां से अगर अपन देखें कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, सेलिंग प्राइस 11 है, तो 10 वाली चीज को 11 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट? 1 का। कितने पर? 10 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या आ जाएगा? 10% प्रॉफिट। तो आंसर ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। इफ अंजू इज 30% मोर एफिशिएंट देन बिट, देन हाउ मच टाइम विल दे टेक टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब विच अंजू अलोन कुड डन इन 23 डेज। हमारे पास दो लोग हैं, अंजू काम को करती है अकेले 23 दिन। सेकंड हमारे पास है बिट। अंजू जो है वो क्या है? बिट से 30% ज्यादा एफिशिएंट है। 30% ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब अगर बिट की एफिशिएंसी 100 है तो अंजू की एफिशिएंसी 130। इनका अगर रेशियो निकाले तो 10 से काट दे 13:10। अंजू की एफिशिएंसी 13 है और बिट की एफिशिएंसी कितनी है? 10। तो हमें बताना है कि दोनों ए और बी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। ए की एफिशिएंसी 13, टाइम लगा 23 डेज, तो टोटल वर्क क्या आएगा? 23 × 30। अब दोनों का टाइम क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 23 × 30। दोनों की टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 13 + 10 23। तो 23 से 23 कट जाएगा। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 13 डेज में। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। ए बोट मूव 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। इफ ट्रेवल 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इफ इट ट्रेवल एट यूनिफॉर्म स्पीड। हमें धारा की चाल बतानी। मान लिया कि शांत जल में नाव की चाल x है, धारा की चाल हमारे पास y है। हम लोगों को कह रहे हैं कि धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर चली, तो 25 किलोमीटर जब विपरीत दिशा में जाएगी तब स्पीड क्या होगी? x - y। फिर 39 किलोमीटर धारा की दिशा में जब गई तो स्पीड कितनी हुई? x + y। इसको टोटल टाइम कितना लगा? 8 घंटे। फिर हमें कह रहे हैं 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर गई x - y में। फिर 52 किलोमीटर धारा की दिशा में गई x + y में। तो इसको टाइम कितना लगा? 11 घंटे। हमें यहां से क्या करना है? धारा की चाल बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ये 35 और ये 20 है, 25। इन दोनों का अगर मैं HCF देखूं तो इन दोनों का HCF हमारे पास क्या जाएगा? इन दोनों का HCF हमारे पास यहां से क्या जाएगा? 5। इन दोनों का HCF क्या आया? 5। 39 और 52 है, इन दोनों का अगर अपन HCF देखें तो इन दोनों का HCF क्या जाएगा? 13। अब यहां से अगर मैं x - y को 5 रखकर देखूं और x + y को 13 रखकर देखूं तो क्या ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? 25/5 क्या बनेगा? 5। 39/13 बनेगा 3, 5 + 3 के 8 आवर आ रहा है। 35/5 7, 52/13 4, 7 + 4 क्या जाएगा? 11। तो x - y 5 आया, x + y 13 आया। हमें y की वैल्यू चाहिए, वो क्या होगी? इन दोनों के डिफरेंस के आधे के बराबर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 किलोमीटर/आवर। तो शांत जल में अगर हमें यहाँ पर धारा की चाल चाहिए तो 4 आ गई। शांत जल में अगर नाव की चाल पूछता तो दोनों के टोटल का हाफ, ये हमारे पास आ जाता। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो हमें इसको पूरा सोल्व करना पड़ता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर पी है, तो हमें ये वैल्यू बतानी है कि किसके बराबर है। अब देखो हम लोगों को पता है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर पी है, तो यहां से क्या हम कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/p लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन ऐड कर दें तो कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा बराबर p प्लस 1/p, तो 2 कोसेक थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1/p। तो यहां से हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1/2pi। कोसेक थीटा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ये एंगल अगर थीटा लें तो परपेंडिकुलर क्या आया 2p, हाइपोटेनियस क्या आया p स्क्वायर प्लस 1, तो बेस क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, p स्क्वायर माइनस 1 में p स्क्वायर प्लस 1 की। अब p स्क्वायर माइनस 1 क्या है, बेस, p स्क्वायर प्लस 1 क्या है, हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। ए मशीन टेक 10 आवर टू कट 240 टूल्स, हाउ मेनी टूल विल इट कट इन 25 आवर्स। एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है, तो 25 घंटे में कितने औजारों को काटेगी, हमें ये बता दें। अब हमें पता है कि 10 घंटे के अंदर ये 240 औजारों को काट देती है, तो 1 घंटे में कितने औजार काटेगी, 240 बटा 10 24, तो 25 घंटे में कितने औजार काटे जाएंगे, 24 इंटू 25, तो 24 इंटू 25 क्या आ जाएगा, 600। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये हमारे पास डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, बस सोल्व करते ही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इफ m प्लस 1/m-2 इक्वल टू 4, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m-2 स्क्वायर प्लस 1/m-2 स्क्वायर। अब देखिए हमें दे रखा है m प्लस 1/m-2 इक्वल हम लोगों को दे रखा है 4 के। मुझे चाहिए m-2 का स्क्वायर प्लस 1/n-2 का स्क्वायर। ये कब आएगा, जब हम लोगों को क्या पता होगा, m-2 प्लस 1/m-2। तो मेरे पास 1/m-2 तो है, m है उसकी जगह m-2 चाहिए, तो दोनों साइड अगर मैं -2 कर दूं तो 4 - 2 क्या बचेगा, 2। तो m-2 प्लस 1/m-2 बराबर 2 के है। ये कब बराबर होगा, जब m-2 इक्वल किसके होगा, 1 के, तभी इक्वल होगा, क्योंकि 1 प्लस 1/1 तभी 2 बनेगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, m-2 का स्क्वायर प्लस 1/m-2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1/1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। अगर आप यहां से इसकी वैल्यू 1 नहीं रखना चाहते तो इसका डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। स्क्वायर करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 60 पर। आज के पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन cos 2a cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस में साइन स्क्वायर a प्लस b। चलिए कोशिश करते, cos 2a इंटू में cos 2b प्लस के अंदर साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस के अंदर साइन स्क्वायर a प्लस b। अगर मैं इस टर्म को ऐसा लिख दूं, cos 2a इंटू cos 2b, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर a प्लस b माइनस के अंदर साइन स्क्वायर a माइनस b, साइन स्क्वायर a प्लस b इंटू माइनस में साइन स्क्वायर a माइनस b। हमारे पास छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b। हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b बराबर होता है
साइन ए प्लस बी इंटू के अंदर साइन ए माइनस बी। तो अगर इस फॉर्मूले का यूज यहां पर मैं करूं तो मैं क्या लिखूंगा, कोस 2a इंटू कोस 2b माइनस साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इंटू के अंदर साइन ए प्लस बी माइनस में ए प्लस बी, ऐसा हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कोस 2a इंटू में कोस 2b माइनस में साइन, ये b से b कट जाएगा, a प्लस ए साइन 2a इंटू के अंदर ये मेरे पास a से कट जाएगा तो क्या जाएगा साइन 2b। अब कोस 2a कोस 2b माइनस में साइन 2a साइन 2b, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस 2a प्लस 2b। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोस a प्लस बी का फॉर्मूला स्मॉल a लिख लेते हैं, क्या होता है कोस a कोस b माइनस में साइन a साइन b। तो अगर हम लोगों को ये दो फॉर्मूले आते हैं तो अपन इसको क्या बना सकते हैं, कोस 2a प्लस कोस 2b, ये हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 हमें दे रखा है 5x माइनस 5/x प्लस 6 बराबर 0। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए कि क्या होगी। तो देखिए 5x माइनस 5/x इक्वल क्या, माइनस का 6 लिख सकते। ये 5 हटाने के लिए अगर मैं पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं तो x माइनस 1/x बराबर क्या, माइनस 6/5, ये हमारे पास आया। अब हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, वो कब मिलेगा, जब अपन इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस में 2 बराबर माइनस 6/5 का स्क्वायर करूंगा तो 36/25। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36/25 प्लस 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 25, ऊपर क्या आएगा 36 प्लस 50, तो क्या आ जाएगा 86/25। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास 61 का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। हमें कह रहा है 35460 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल इससे परफेक्टली डिवाइड हो जाए। हमें सम को डिवाइड करना है 3, 4, 5 और 7 से। तो हम सबसे पहले इन सबका क्या करें, एलसीएम निकाल लें। तो 3, 4, 5, 7 का अगर एलसीएम निकालें तो सबसे पहले 3 का भाग दिया, 1, 4, 5, 7, फिर 4 का भाग दिया 1, 1, 5, 7, फिर 5 का डिवाइड करा और फिर 7 का। तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, तो 5 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 7 420। इन सब का एलसीएम आ गया 420। अब इस नंबर में अपन क्या करें, 420 का डिवाइड कर दें, क्या जोड़ना है वो हमें अपने आप पता लग जाएगा। 420 का भाग दिया, हमें बताना है क्या जोड़े। चलिए 8 बार भाग चला जाएगा, 8 चौक 32, 3360। यहां से अगर इसको लेस करें तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा 186, 186 बच जाएगा हमारे पास। ऊपर से हम क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे। अब अगर मैं डिवाइड करता 4 बार तो रिमाइंडर बचता, लेकिन मुझे तो ऐड करना है, तो 4 बार से बड़ा 5 बार डिवाइड अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या जाएगा 2100। अब 1860 को अगर 2100 बनाना है तो 2100 में से अगर मैं 1860 घटा दूं तो क्या जाएगा 240। तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 240। जैसे हम इसमें 240 ऐड करेंगे तो ये 2100 से 2100 पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 85 टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा 250। मेरे पास यहाँ पर अगर मैं 4 बार भाग देता तो रिमाइंडर आता, तो फिर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता।
इसीलिए मैंने उससे बड़ा नंबर ले लिया 2100, तो डिफरेंस कितना आया 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 63 पर। ट्रेंगल ABC में D और ऐसे बिंदु हैं कि AB और AC पर इस प्रकार से हैं कि D समांतर है BC के। चलिए सबसे पहले अगर अपन इसका डायग्राम बनाएं, ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, इसमें एक लाइन है BC के समांतर। चलिए अब देखिए हमें क्या दे रखा है, अपन इसको नाम दे देते हैं ABC। यहां पर अपन पॉइंट का नाम दे देते हैं D और E। D जो है वो BC के समांतर है। अब हम लोगों को क्या दे रखा है, AD बराबर x+3। AD हमारे पास x+3 है। फिर नेक्स्ट हम लोगों को दे रखा है DB है 2x-3। AE की लेंथ हम लोगों को दे रखी है x+1 और EC की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 2x-2। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। अब हमें पता है कि जब D BC के समांतर है तो क्या अपन ये कह सकते हैं ट्रेंगल ADE जो होगा सिमिलर होगा ABC के। जब हमें पता है कि D जो है BC के समांतर है और D जब BC के समांतर होगी तो हम ये भी जानते हैं कि AD/DB बराबर हमारे पास किसके होगा, AE/EC के। तो यहां अगर अपन वैल्यू रखें AD की x+3, DB की वैल्यू अगर अपन रखें 2x-3, AE की वैल्यू x+1, इसकी वैल्यू रखूं मैं 2x-2। तो यहां से अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो हम क्या लिखें, x+3 इंटू के अंदर 2x-2 बराबर आएगा x+1 इंटू में 2x-3 के। तो x को अगर 2x से मल्टीप्लाई करा तो 2x के, x को -2 से मल्टीप्लाई करा -2x, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करा 6x माइनस का 6। यहाँ पे अगर x को 2x से मल्टीप्लाई करा 2x के, फिर x को मल्टीप्लाई करा -3 से तो -3x प्लस का 2x माइनस का 3। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया। यहाँ मेरे पास बचा 4x - 6 बराबर राइट हैंड साइड में मेरे पास बचेगा माइनस का x माइनस का 3। माइनस का x इधर आती प्लस का 4x + x 5x, 6 उधर जाती प्लस का 6 - 3 3। तो 5x बराबर 3 तो x बराबर 3/5। अब 3/5 हमें कहाँ पर दिख रहा है, तो 3/5 हमारे पास ये रहा, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया सी। ये हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 64 पर। 64 देखो हमें क्या कह रहे हैं, ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल EDF सिमिलर है। हमें ये वैल्यूज दे रखी है, हमें BC की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि ट्रेंगल ABC अगर सिमिलर होगा ट्रेंगल EDF के तो इनके साइड्स के रेशो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB/ED इक्वल BC/DF, ऐसा हम कह पाएंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर BC फाइंड करनी, तो हम लोगों को DF भी पता है, AB भी पता है और ED भी पता है। तो यहाँ सारी वैल्यू रख दे, AB की जगह 6, ED की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 8। BC हमें फाइंड करनी है और DF कितनी है 16। 8 से क्या 1 टाइम, ये क्या 2 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो BC बराबर 6 × 2 12। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या जाएगा ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 देखो हमें क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी मीटर ऑफ 2 मीटर वाइड क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट विद द डायमीटर ऑफ बेस एज 14 मीटर एंड स्लांट हाइट एज 9 मीटर, इग्नोर वेस्टेज। हमें 14 मीटर आधार व्यास और 9 मीटर की तिर्यक ऊंचाई वाले किसी शक्वाकार टैंक को बनाने के लिए 2 मीटर चौड़ाई वाले कितने कपड़े की आवश्यकता होगी यदि अपन अपव्यय को 0 मान लें। तो हमें पता है कि कोन जो है उसकी रेडियस हमारे पास कितनी है 7 मीटर, स्लांट हाइट हमारे पास कितनी है 9 मीटर। जो कपड़ा लगेगा
वो कहाँ लगेगा, कर्व सरफेस एरिया पर। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, एल हमारे पास 9, तो मेरे पास एरिया कितना आ गया, 22 × 9 मीटर स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास एरिया है, इसी एरिया पर कपड़ा लगेगा। कपड़े का जो एरिया है वो क्या होगा, इस कोन का जो एरिया है उसके बराबर होगा। तो कोन का एरिया 22 × 9 बराबर, कपड़े की चौड़ाई हम लोगों को दे रखी है 2 मीटर, तो हमें इसकी लंबाई बतानी है। एल मान लिया एल है, चौड़ाई हमारे पास 2 है, तो 2 से ये चला जाएगा 11 पर, तो लंबाई क्या आ जाएगी, 11 × 9 99 मीटर। तो हमें कितने मीटर लंबा कपड़ा चाहिए, ये 99 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। शक्वाकार बर्तन में यहाँ जो कपड़ा लगेगा कैनवास के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है, कर्व सरफेस पर, इसीलिए हमने इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर। A26 है, B22 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हम लोगों को क्वेश्चन में जो टर्म दे रखी है वो क्या है, A³ - B³ अपॉन के अंदर A² - B², माइनस के अंदर 3AB अपॉन में A + B। अब A³ - B³ का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो क्या लिखूं, A - B इंटू में A² + B² प्लस AB। A² - B² को क्या A + B इंटू A - B लिख सकते हैं। माइनस में क्या आ जाएगा, 3AB अपॉन में A + B। अब A - B से A - B कट जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, A + B। ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, A² + B² प्लस AB, माइनस में 3AB। तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, A² + B² माइनस में 2AB अपॉन में A + B। तो ये टर्म क्या बनी, A - B का होल स्क्वायर अपॉन में A + B। अब A और B की वैल्यू हमें पता है 26 और 22, यहाँ अगर रखें तो 26 - 22 क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर अपॉन में A + B। 26 + 22 क्या बनेगा, 48, तो 4 का स्क्वायर 16/48, 16/48 क्या आएगा, 1/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 67 पर। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था। बस अगर आपको A³ - B³ का फॉर्मूला आता है तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 67 देखो हमें क्या करें, 67 हमारे पास DI का क्वेश्चन है। क्या करें, द टेबल गिवन बिलो शोज द बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन 5 स्टेट इन ए ईयर। 5 अलग अलग स्टेट दे रखी है जिसके अंदर हमें बजट दे रखा है कि उनका कितना है। व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन ऑल द स्टेट। हमें इन सब का टोटल बताना है कि इस पूरे बजट का टोटल कितना है। चलिए कोशिश करते हैं, 5, 10, 15, 20 लिख दिया, 0 कैरी बच जाएगी 2, तो क्या आ जाएगा 4। अब देखो 0 वाले 3 ऑप्शन है तो आगे सोल्व करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 + 7 11, 5 16, 2 18 और 3 21, एक हमारे पास कैरी बच जाएगी 2, 2 4 6 10 और 5 15, तो 1510 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। और जैसे आपने लास्ट वाले 2 डिजिट 1 और 0 देखे तो उससे आगे की कैलकुलेशन से नहीं करते, आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में जीवा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी बतानी है कि क्या होगी। चलिए सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर एक सर्किल बनाए, ये हमारे पास एक सर्किल आया, इसके अंदर अगर अपन अब एक जीवा ड्रॉ कर लें जिसकी लेंथ क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एक जीवा आ गई 6 सेंटीमीटर की। चलिए हमें दे रखा है इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब इसकी रेडियस है 5, तो हमें इसकी सेंटर से दूरी बतानी है कि क्या होगी। सेंटर से जब इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा वो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये क्या आ जाएगी 3, और रेडियस हमारे पास कितनी है 5। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ये 3 है ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 4।
तो इसकी सेंटर से दूरी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ये भी हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 देखो हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। इस पेपर में हमारे पास डीआई के 3 अलग अलग क्वेश्चन आए। सिंगल डीआई में एक ही क्वेश्चन, तो हमें बार बार डीआई को पढ़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या करें। द टेबल गिवन बिलो शोज द जीडीपी ऑफ 2 कंट्रीज इन डिफरेंट 5 ईयर। 2 कंट्री दे रखी है, ए और बी, इनकी जीडीपी हमें अलग अलग ईयर में दिखा रखी है। केवन द वैल्यू ऑफ एवरेज जीडीपी ऑफ कंट्री ए इन ऑल 5 ईयर। केवन जो है वो इन सबकी ए की 500 सालों की एवरेज जीडीपी है। K2 है द वैल्यू ऑफ एवरेज जीडीपी ऑफ कंट्री बी इन ऑल 5 ईयर। हमें K1 प्लस K2 का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। K1 निकालें, कंट्री ए का टोटल निकालें एवरेज। तो इसको अगर मैं टोटल निकालूं, 5 और 5 10, कैरी आ गई 1, 8 और 5 8 और 5 13, 7 20 और 5 25, कैरी आ जाएगी 2, 2 और 3 2, 5 और 1 6। तो K1 का टोटल, ए का जो टोटल है वो 650 है। तो एवरेज हमारे पास क्या होगा, 650 बटा 5, तो एवरेज क्या आ जाएगा 130। तो K1 की वैल्यू क्या आई 130। अब कंट्री बी का अगर अपन टोटल देखें तो क्या आ जाएगा, 5 10 15 20, कैरी आ गई 2, 8 और 2 10, 12 और 8 20 और 9 29, कैरी आ जाएगी 2, 4 और 3 7 और 1 8। तो एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगा 890 बटा 5। तो डिवाइड चला जाएगा एक बार, बच जाएगा 3 39, 7 5 35, 4 40 चला जाएगा 8 बार। तो K2 का एवरेज, K2 की वैल्यू क्या है 178। तो हमारे पास K1 प्लस K2 क्या होगा 130 प्लस 178, तो क्या आ जाएगा 308। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 69 का आंसर आया ऑप्शन सी। बस हमें दोनों का एवरेज निकाल के सम करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 70 पर। 1027 इंटू 1034 प्लस 1034 इंटू 1029 प्लस 1029 इंटू 1027, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। सॉरी, देखिए हम लोगों को क्या दे रखा है 1027 डिग्री, चलिए इसको दोबारा से लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा 1027 डिग्री इनटू के अंदर 1034 डिग्री प्लस के अंदर 1034 डिग्री इनटू के अंदर 1029 डिग्री प्लस के अंदर 1029 डिग्री इनटू के अंदर 1027 डिग्री। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो मुझे यहाँ पर 3 एंगल दिख रहे हैं। एंगल ए है 27 डिग्री, एंगल बी है 34 डिग्री और एंगल सी है 29 डिग्री। अगर अपन इनका टोटल करें तो इनका टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री, तो हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं कि 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a, ये हमारे पास क्या होता है इक्वल होता है 1 की। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 1। a प्लस बी प्लस सी अगर 90 डिग्री, आप इसको कर कैसे सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो a प्लस बी बराबर क्या 90 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं। दोनों साइड अगर मैं 10 ले लूं तो 10a प्लस बी बराबर 10 90 डिग्री माइनस सी, तो क्या होगा 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b बराबर 1090 माइनस सी क्या बनेगा कोट सी। कोट सी को हम क्या लिख सकेंगे 1 अपॉन 10c। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे को सोल्व करूंगा तो बराबर में क्या आ जाएगा 1। तो 70 का आंसर क्या है ऑप्शन डी। तो अभी हमने पेपर के 20 क्वेश्चन कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 71 पर। एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 बजे से सुबह 8:45 AM तक उसकी मिनट की सुई के द्वारा घूमे गई घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा।
अब मिनट की सुई 8 बजे से 8:45 तक, मिनट की सुई अगर मैं आपके पास एक घड़ी ड्रॉ करके दिखाऊं, ये हम लोगों ने एक क्लॉक ड्रॉ करी, यहां पर अगर अपन बात करें ये इसका सेंटर है, तो सुबह अगर अपन 8 बजे की बात करें तो 8 बजे वो सुई यहां पर होगी, और 8 बजे सुई यहां पर होगी, घंटे वाली, आवर्स वाली, और मिनट वाली सुई कहां होगी, यहां पर, मिनट वाली सुई यहां पर होगी 8 बजे से 8:45 तक। तो 8:45 तक वो पूरी सुई यहां पर ट्रेवल करेगी, इसका मतलब उसने पूरा कितना ट्रेवल करा, 270 डिग्री। तो हमें क्या करना है, घड़ी ने जो टोटल सरफेस एरिया घूमा उसके बारे में हमें उसका एरिया बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। चलिए वैल्यू रखकर देखते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 20, क्योंकि मिनट वाले सुई की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 20 इंटू थीटा 270 डिग्री बटा में क्या आएगा 360। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, 270 से गया 3 बार, ये चला गया 4 बार, 4 से चला जाएगा 5 बार, 5 से 15, 15 × 20 क्या आ जाएगा 300, 300 × 22 क्या आ जाएगा 6600, तो क्या आ जाएगा 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि मिनट की सुई जब घड़ी में 8 बजेंगे तो यहाँ पर होगी, 8 बजे से 8:45 तक ये पूरी यहाँ तक घुमाएगी, तो कितने डिग्री घूमेगी 270 डिग्री, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पर। A sum of rupees 9600 amounted to 10,480 at 9.25% per annum simple interest in a certain time t. What is the simple interest on the sum of 8400 at the same rate for the time period 0.60? देखिए प्रिंसिपल हमें दे रखा है 9600, रेट हम लोगों को दे रखी है 9.25%, अमाउंट हम लोगों को दे रखी है कि कितने रुपए बन जाते हैं 10,480 रुपए। तो हम लोगों को यहां से टी फाइंड कर ले। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, SI × 100 अपॉन में P × R। तो देखो SI की अगर अपन बात करें तो SI कितना आ जाएगा 880, इंटू के अंदर 100, प्रिंसिपल कितना है 9600, रेट हमारे पास 9.25%, तो इसको क्या 9 से 1/4% या क्या 37/4% लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी 37/4, ये हमारे पास आ जाएगी। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 से चला जाएगा 1 बार, ये 96 चला जाएगा 24 बार। अगर इसको 8 से काट दूं तो 8 से गया 3 बार, और 8 से ये चला जाएगा मेरे पास 110 बार। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी टाइम की 110/37 × 3 111। तो क्या मैं 110/111 साल कह सकता हूं। अब मुझे जो टाइम दे रखा था उसका सिर्फ 0.60 लेना है, तो 0.60 अगर लूं तो क्या 110/111 का 0.6 गुना ले सकता हूं, पॉइंट हटाऊंगा बटा में 10, 0 से 0 कट गया, तो क्या आ जाएगा 11 × 6 66/111, इतना टाइम लेना है। और 8,400 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा P × R × T/100, तो प्रिंसिपल 8400, रेट हमारे पास 37/4, टाइम है 66/111 बटा में 100। इसको सोल्व कर ले, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 37 से गया 3 बार, 3 से चला गया 22 बार, 4 से चला जाएगा 21 बार। तो ऐसे ही क्या आ जाएगा 21 × 22, 21 × 22 का मतलब 462 रुपए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। अब इसने कैलकुलेशन को उलझाने के लिए हम लोगों को क्या कर रखा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा, नहीं तो हमारे पास एग्जैक्टली 1 ईयर भी आ सकता था, लेकिन हम लोगों ने इसको पूरा जितना जरूरत थी सिर्फ उतना ही सोल्व करा। आप चाहो तो पहले SI परसेंटेज निकाल सकते हो। टाइम का हमने 3/5 करा, क्योंकि 0.6t का मतलब क्या हुआ 3/5t। तो मेरे पास जो SI परसेंटेज आएगा मैं उसका 3/5 निकाल कर भी डायरेक्ट SI निकाल सकता हूँ। SI परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 9600 रुपये अगर 10,480 बने तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 880 रुपये, कितने पर
9600 पर, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर दिया 100% से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो क्या मैं 880/96% लिख सकता हूँ। अब मुझे इस SI का 3/5 करना है, तो मेरे पास 3/5 ऑफ SI परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या जाएगा 880/96 इंटू 3/5, ये SI परसेंटेज आ गया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 8400 का फाइंड करना है, जैसे ही मैं इसको लिखूंगा डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 73 पर। A person borrow 1 lakh from a bank at 10% per annum simple interest and clear the debit in 5 years. If the installment paid at the end of first, second, third and fourth year to clear all debits are 10,000, 20,000, 30 and 40,000 respectively, what amount should be paid at the end of fifth year to clear the debit? अब देखिए 1 लाख रुपए उधार लिए और उसने ये 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट दी, 5वें साल वो कितना पैसा दे ताकि उसका जो पूरा उधार है वो क्लियर हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हमारे पास सबसे पहले क्या जमा होता है, प्रिंसिपल। तो सबसे पहले प्रिंसिपल जमा होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सबसे पहले साल प्रिंसिपल कितना था, 1 लाख। 1 लाख रुपए हमारे पास थे, इस पर ब्याज की दर कितनी थी, 10%। ये हमने कितने टाइम तक रखे, 1 साल तक। 1 साल तक रखे तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना बन गया, 10,000 रुपये। अब सिंपल इंटरेस्ट बना 10,000 रुपये, 1 साल बाद वो बंदा 10,000 रुपये जमा कराता है, तो 10,000 किस में जमा होंगे, प्रिंसिपल में। पहले पूरा प्रिंसिपल जीरो होगा, उसके बाद इंटरेस्ट आएगा। तो 10,000 रुपये जमा हुए तो प्रिंसिपल कितना बचा, 90,000। अब 90,000 पर 10% से 1 साल का SI अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9,000 रुपये। अब जैसे ही फिर 1 साल कंप्लीट हुआ, उसने 20,000 रुपये और जमा करा दी, तो प्रिंसिपल कितना बचा, 70,000 रुपये। 70,000 रुपये पर 10% से 1 साल का SI कितना बनेगा, 7,000 रुपये। अब फिर जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, उसने 70,000 रुपये में से 30,000 रुपये जमा करा दिए, तो प्रिंसिपल कितना बचा, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये पर 10% से 1 साल का SI 4,000 रुपये। फिर जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, उसने 40,000 रुपये भी जमा करा दिए, तो प्रिंसिपल जीरो हो गया। तो 0 रुपये पर ब्याज लगा, इसका मतलब उसने अगले साल कोई भी ब्याज नहीं दिया। तो फिफ्थ ईयर उसको सिर्फ और सिर्फ ये ब्याज पे करना है। तो इसका मैं टोटल निकालूं, 10 और 9 19 और 7 26 और 4 30,000। तो उसको अगले 5वें साल सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के कितने रुपए पे करने, 30,000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर। 72 और 73 दोनों हमारे पास क्या थे, SI के क्वेश्चन थे। एक के अंदर हम लोगों को SI निकालना था और दूसरे के अंदर इंस्टॉलमेंट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए 74 पर। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 3.52, एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम 3.7, एवरेज ऑफ अदर 2 2.5, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2। हमारे पास नंबर्स हैं 6, इनका एवरेज हम लोगों को दे रखा है 3.52। तो अगर अपन इनका टोटल निकालें तो इनका टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 5 1 30 और 1 31 3 33.12। इनमें से 2 नंबर्स का एवरेज मेरे पास क्या है, 3.7, तो टोटल क्या आ जाएगा 7.4। 2 अदर नंबर का एवरेज क्या है, 2.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। तो 7 और 5 12.4 में घटा दूं तो बचे हुए 2 नंबर्स का टोटल क्या होगा, 33.12 में से अगर मैं 12.4 लेस कर दूं, 12.4 अगर मैं घटा देता हूं तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2, ये बचेगा 7, 2 में से 2 गए 0, क्या आ जाएगा 20 मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 नंबर थे हमारे पास। तो हमने इसमें यहाँ पर इनका टोटल स्टार्टिंग वाला हमने गलत निकाल लिया। इसको अगर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, कैरी आ जाएगी 1, 5 1 30 और 1 31 3 6 3 18 और 3 21.12। इनका 7.4 था, इनका टोटल 5 था। तो मेरे पास क्या हुआ, 21.12 में से 21.12 में से मुझे क्या कराना है 12.40।
तो यहाँ से अगर मैं लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 11 में से 4 गए 7, 20 में से ये गए तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा 8.72। 8.72 दो नंबर्स का टोटल आया। तो अगर मुझे यहाँ से एवरेज चाहिए तो एवरेज हमारे पास क्या होगा 8.72/2, तो क्या आ जाएगा 4.36। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पर, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ए माइक्रोवेव ओवन इज सोल्ड इन हैदराबाद फॉर ₹M। ए रिटेलर Ely from Hyderabad went to Madras to bought it for 25% less when compared to the price of Hyderabad. He spent 1,000 on transportation to bring it from Madras to Hyderabad. He sold it in Hyderabad for ₹M, making a profit of 10%. Find the value of M. हमें कह रहा है एक माइक्रोवेव ओवन है जो हैदराबाद में M रुपए में बेचा जाता है। एक विक्रेता है इलाई, वो इसे क्या करता है, हैदराबाद से मद्रास गया और 25% कम कीमत पर खरीद लिया। उसने वहाँ से हैदराबाद लाने में 1,000 रुपये खर्च करे। हैदराबाद ने उसे M पर जब बेचा तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें M का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो उसने 25% कम में खरीदा, 25% का मतलब 1/4। तो अगर उसका रेट हैदराबाद में, उसका रेट अगर हैदराबाद के अंदर 4x था तो उसने उसको मद्रास के अंदर कितने में खरीदा, 3x में। 25% कम में खरीदा, मद्रास में खरीदा 3x में, उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा 3x। उसने ट्रांसपोर्टेशन पर 1,000 रुपये खर्च करे तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस उसे कितना पड़ा, 3x + 1,000। अब इसने इसको यहाँ पर हैदराबाद में जब बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% का प्रॉफिट हुआ तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 3x + 1,000 का 110% और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, M के हैदराबाद के प्राइस के, इसका मतलब 4x की। तो हमें यहाँ से 4x की वैल्यू बतानी। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 10 को ऊपर ले जाता हूँ, 11 को अंदर गुना करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 33x + 11,000 बराबर क्या आ जाएगा 40x। ये इधर आते ही माइनस का, तो 7x बराबर 11,000। तो x की वैल्यू क्या आएगी 11,000/7। हैदराबाद का रेट क्या है 4x, तो 4x की वैल्यू इसकी 4 गुना, तो 44,000/7। तो 7 का अगर मैं भाग दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7×6 = 42, बच जाएगा 2 20, 7 दूनी 14, बच जाएगा 6 60, 7 8 56, बच जाएगा 4 40, फिर चला जाएगा 5 बार, बच जाएगा 5, फिर चला जाएगा 7 बार, तो 6,285 रुपये 70 पैसे। ये हमारे पास आ गया। भाई हैदराबाद का जो प्राइस है हमने उसको क्या मान लिया 4x। मद्रास में हमने इसे 25% कम में खरीदा, इसका मतलब 3x में खरीदा। 1,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करे तो कॉस्ट प्राइस हुआ 3x + 1,000। इसको हमने 10% लाभ पर बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 3x + 1,000 का 110%। ये रेट हैदराबाद के रेट के बराबर था, इसका मतलब 4x के बराबर। तो यहाँ से 4x की वैल्यू निकालनी 6285.7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के पेपर के हमने क्या करा, पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहें। आपका थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। थैंक यू।